सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैरेलल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। नाम तो सुना ही होगा, फिज़िक्स में शायद आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, बट अभी हम इसको इन डेप्थ देखेंगे। ओके, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लिखता जाऊंगा, उसको आप साथ ही साथ नोट करते जाना, वरना अगर बल्क में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी फिर आपको मुश्किल हो जाएगी बहुत सारी। तो साथ में कुछ कुछ चीज़ें लिखते जाओ। सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज कि इंटीग्रेशन होता क्या है सर। इनडेफिनिट देखेंगे पर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ लिखते चलो। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन याद है, फिज़िक्स में यूज़ करते आ रहे हो आप लोग। तो डिफरेंशिएट करने का क्या है? रिवर्स प्रोसेस। तो कई बार हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। आप टेंशन ना लो, मैं एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा इसमें। ओके, आप ये मत सोचो कि सर इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, सर इसका क्या सिंबल है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगा। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चंस में ये वर्ड भी मेंशन होता है कि फाइंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का भी सेम मीनिंग होता है कि असली में हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके, सी कोई कांस्टेंट है, ओके, अगर मैं उसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले सर सी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो, और सर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। यस और नो? ये हम बहुत बार अब तक करते आए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, सी क्या है? कांस्टेंट तो है। आप अब तक इसे बस कांस्टेंट ही बोलते आ रहे हो ना, पर यहाँ से हम एक नया नोमेनक्लेचर इसके लिए यूज़ करेंगे। क्या कि ये सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। नाउ ये आर्बिट्री कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है सर? देखो, पहले क्या होता था, जब आप सी की वैल्यू को 5 लेते थे तो होल आउट द क्वेश्चन सी की वैल्यू 5 ही रहती थी, करेक्ट? बट ये जो सी है ये थोड़ा अलग है। ये सी क्या है? ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये थ्रू आउट सेम तो रहेगा, करेक्ट? ये सी की वैल्यू सेम तो रहेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि ये आप इसको 5 ही लो, ये 7 भी हो सकता है। तो उस केस में कुछ नया फंक्शन आएगा, ये 9 भी हो सकता है, ये 19 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है। ओके, तो ये असली में एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है कि इसकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। ओके, बट जब कभी भी ये डिफरेंट वैल्यूज़ लेगा, वो वैल्यू को लेने के बाद ये एक कांस्टेंट नंबर ही बनेगा। ओके, जैसे मैंने, अगर हमारा इंटीग्रेट करने के बाद लेट से हमारा आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यहाँ पे जो सी है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में अगर सी की वैल्यू 1 है, किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए सी की वैल्यू -2 भी हो सकती है। तो ये है तो एक कांस्टेंट नंबर ही ना, बट ये कांस्टेंट नंबर आप डिफ़र कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसे एक आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल वाला पार्ट तो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर इधर है ही। तो एक बस आप ये नई चीज़ याद रखना, अब हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, अब हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सर ये इनडेफिनिट वर्ड क्यों लिखा है? आप इनडेफिनिट क्यों बोल रहे हो? ओके, उसका भी रीज़न है। क्यों, आप खुद ही बताओ। अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट में क्या समझाया कि सी क्या है, वाई वी आर यूजिंग इनडेफिनिट। सी क्या था? सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्या इसकी वैल्यू हमें नोन है? क्या कोई ये फिक्स चीज़ है? नहीं। तो जो भी हमारा इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, लेट से इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ रहा है x³/2 प्लस सी, तो एक बात बताओ, क्या ये चीज़ हमें नोन है अभी? नहीं, क्योंकि सर ये सी एक कांस्टेंट तो है, बट ये कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है।
तो ये अभी डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेट नहीं है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसीलिए चैप्टर का नेम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, क्योंकि हमें ये कर्व अभी नोन नहीं है। ओके, नाउ ये आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया। और एक चीज़ और, सी बिलोंग्स टू व्हाट, आर। आप कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो। ओके, मैनी अ टाइम्स दिस आर्बिट्री कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, ये बस सिनोनियम्स हैं। कई बार क्वेश्चन में वो ये पूछ लेगा व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तब आप सोचोगे ये क्या था सर, आर्बिट्री कांस्टेंट तो पता था। तो बस ये कुछ कुछ छोटी छोटी बात है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक, अगर मानो यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है, उसका मैं इंटीग्रेशन करूँ, मैंने यहाँ पे एक ये सिंबल यूज़ करा है ना, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन। ओके, और मैं कैसा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, इनडेफिनिट। ना अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो लेट से कुछ आंसर आता है, ये है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये वाला स्मॉल है, ये वाला कैपिटल है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो छोटा वाला स्मॉल लेटर्स में एफ ऑफ एक्स है, ये इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, और जो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इसे हम इंटीग्रेंड बोलते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोमेनक्लेचर आप लिखते जाओ और इनको याद करते जाना। ओके, तो ये जो छोटा वाला स्मॉल कैपिटल स्मॉल वन इन स्मॉल लेटर्स एफ ऑफ एक्स है, इसे हम इंटीग्रल बोलते हैं, और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इसे इंटीग्रेंड बोलते हैं। नाउ मैं आपको और छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा, तो इन पॉइंट्स को आप लिखते जाओ। नेक्स्ट वन, what does indefinite integration represents? What does indefinite integration represents? ओके, ना अब इसका क्या मीनिंग है, सोचो, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या मीनिंग है, उससे हमें मिल क्या रहा है, जो भी हम ये करते हैं उससे हो क्या रहा है। लेट्स से अगर मैं आपको अभी आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता, मैं बस एक एग्जांपल लिखता हूँ कि लेट्स से आई वांट टू इंटीग्रेट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो लेट्स से मान लो एज्यूम करो इसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, अब मैंने अभी आपको बताया ना प्रीवियस स्लाइड्स में कि हमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट था यहाँ पे, यस और नो, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करा तो हम पहुँचे एफ डैश एक्स पे। अब रिवर्स प्रोसेस करना है, अब आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करो तो आप कहाँ पहुँचोगे, वापस एफ ऑफ एक्स प्लस सी पे। ओके, यही इसका मीनिंग है कि अगर आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे, उस फंक्शन पर, और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी लिखना है। ओके, तो एक्स को इंटीग्रेट करो तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। चाहे आप रिवर्स प्रोसेस करके देखो, अगर आप यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट करो, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स बाय टू आता है ना डिफ्रेंशिएशन करना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज टू एक्स, नीचे टू था वो एज इट इज़, नाउ कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन जीरो, टू एंड टू कैंसिल, सो आंसर इज व्हाट, एक्स। अब बताओ ये दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं, सर सेम है, तो वही रिवर्स प्रोसेस। बट हमें ये देखना है कि ये जो आंसर आया है हमारा फाइनली, ये असली में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो ये हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या होता है असली में, नोटेड डाउन करो, ये होता है फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, आप अब तक जितने चैप्टर पढ़ते आए हो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू क्या है, एक पैराबोला है अपवर्ड फेसिंग, तो ये कोई पैराबोला होगा, ऐसे बनता हुआ। ओके, जब आप इसमें सी ऐड करते हो तो इसका मतलब क्या, लेट से सी की वैल्यू वन है, इसका मतलब है
कि ये वाई एक्सिस में 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर आप इसमें x² -3 करते हो, इसका मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस में 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो गया। तो आप c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेते रहो, आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते रहेंगे। तो जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ अभी, मैं सिचुएशन लेता हूँ, ये एक पैराबोला, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे पैराबोलाज आपको मिलते रहेंगे आप जैसे जैसे c की वैल्यू को पुट करोगे। ओके, और ये इंटरसेक्ट नहीं करा देना इन्हें, ये बीच में सेम गैप रहेगा। ओके, वाई? बिकॉज दे डिफर ओनली बाय अ कांस्टेंट। सो व्हाट डज indefinite integration represents? Family of curves. Is it okay? Now कुछ चीज़ें और देखते हैं। इसी डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, अभी के लिए तो थोड़ा हार्ड है ऑब्जर्व करना, बट आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो कुछ ऐसी दिखेगी। इस पॉइंट पे सेम x की वैल्यू सेम है, सेम जगह, यहाँ टेंजेंट बनाऊँ वैसा दिखेगा, फिर से यहाँ टेंजेंट वैसा दिखेगा, सेम टेंजेंट टेंजेंट। तो x की कॉमन वैल्यूज़ के लिए सभी के लिए टेंजेंट का स्लोप क्या है? सेम। ओके, अब सर ये क्यों बताया, इसका भी मीनिंग है, पहले तो ये लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन इज सेम। ओके, जब हमारे पास ये x²/2 + c था, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप निकालते कैसे हो किसी भी फंक्शन का? डिफ्रेंशिएट करके, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट विल बी योर आंसर? Answer will be, sir, x² differentiation is 2x, 2x/2. So answer will be, and c differentiation is 0. So answer is x only. Now tell me, जब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, तो इस जगह पर जो x है, x कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट ये तो सबका सेम है ना, इस पूरी जगह पे सबका x कोऑर्डिनेट तो सेम है। तो आंसर तो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो स्लोप सेम आएगा कि नहीं? इसलिए सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन इज व्हाट? सेम। क्यों? स्लोप असली में होता ही डिफरेंशिएशन है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा आंसर x ही आएगा, और x को ही सेम ले रहे हो तो आंसर सेम ही आएगा। ओके, नाउ अब आप बार बार ये देख रहे हो, सर आप ऐसे लिख रहे हो f(x) का इंटीग्रेशन। सर ये तो समझ में आ गया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, गुड, बट आप यहाँ पे dx क्यों लिख रहे हो? क्या इसका भी कुछ मीनिंग होता है? हाँ, इसका भी मीनिंग होता है। जैसे आप जब डिफ्रेंशिएशन करते थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या होता था? डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो सेम वे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओह सर, क्या मैं यहाँ पे कुछ और दूसरी चीज़ें भी लिख सकता हूँ? हाँ, आप लिख सकते हो। आप चाहते हो सर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू साइन x, आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू साइन x। समझे? तो इस तरीके की चीज़ें हमें समझनी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ कुछ और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप थोड़ा समझना है इसे ध्यान से, ठीक है? मैं आपको ये रिजल्ट बता रहा हूँ कि मान के चलो आप a⁴x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पहचानो आप। सबसे पहले यहाँ इंटीग्रल क्या है? सबसे पहले सर यहाँ इंटीग्रल है a⁴x। ओके, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है? सर ये विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है dx, यानी x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो कि सर ये क्या हुआ। ओके, इसका आंसर होता है a⁴x अपॉन ln a प्लस c। ओके, c आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। यहाँ हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है? यहाँ पर हमने x के रिस्पेक्ट में। अब आप एक क्वेश्चन और देखो, a⁴x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू a।
यहाँ पे इंटीग्रल क्या है, ए पावर एक्स, बट यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, वो हो रहा है ए के रिस्पेक्ट में। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स, यहाँ पावर वेरिएबल थी, ओके। यहाँ वेरिएबल पार्ट क्या है, ए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ बेस वेरिएबल है, समझे। तो अगर आप यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर उसमें चेंजेस लाते हो तो दूसरी जगह भी चेंज आएंगे। आप इस बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इसके लिए कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। इसके लिए आंसर आएगा, अगर कभी भी बेस वेरिएबल होता है और उसकी कुछ पावर है, तो हम क्या करते हैं, जो भी बेस है उसकी पावर +1 अपॉन पावर +1। तो यहाँ पे ए वेरिएबल है तो बेस वेरिएबल है, ओके। तो इसकी पावर क्या है, एक्स। सो ए पावर एक्स +1 अपॉन एक्स +1 प्लस सी। तो आप सेम ही क्वेश्चन हैं, बट क्योंकि हम इंटीग्रेशन डिफरेंट चीज़ों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आंसर भी डिफ़र करेंगे। पहले में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरे में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो आंसर्स अलग अलग होंगे, ओके। नाउ आप चाहो तो यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हो, ओके। थोड़ा सा ही टाइम बचा है तो फटाफट एक नोट लिख लो आप, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। डी एक्स represents that integration is happening with respect to x, ओके। ये रिजल्ट याद रखना। और हम किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। तो आज की थ्योरी क्लास के लिए दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करेंगे, ओके।